वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि आपका टेंटेटिव डेट्स है 3rd वीक ऑफ अक्टूबर 2023 और इसके लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे पेपर 3rd जो कि राजस्थान जीके का होता है, जहां से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और हमारा टारगेट है 45 प्लस। तो 45 प्लस आपको अभी अगर लाना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान जीके की क्लासेस लगातार जारी है और ये भी बिल्कुल मुफ्त फ्री है। A1 की क्लास बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृतियाँ या ताम्रयुगीन सभ्यताएं, है ना, ताम्रयुगीन कल्चर्स इन राजस्थान, या इसे आप कह सकते हैं इसे कॉपर एज सिविलाइजेशन इन राजस्थान, ताम्रयुगीन सभ्यता या संस्कृति, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से मैंने 3 टॉपिक को शामिल किया है, ये देखिए, आहार सभ्यता, गिलुंड सभ्यता और बालाथल सभ्यता। इससे प्रश्न आते हैं। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे सभ्यता संस्कृति से परिपूर्ण है। वहाँ जब हम लोग वंश को पढ़ेंगे, राजवंशों को, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश भी मिलेंगे। तो इन सब मामले में राजस्थान का इतिहास बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही बड़ा है, विस्तृत है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना है, हर छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे क्लासेस को आगे कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, अकॉर्डिंग सिलेबस, टू द पॉइंट, ना इधर ना उधर, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। यह है आहार सभ्यता। आहार सभ्यता। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो आपको मिल सके और आप बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर सकें, और बिल्कुल शानदार तरीके से नंबर 1 तरीके से, जहाँ फी पेमेंट करके भी क्लासेस आपको नहीं मिलेगी, उस लेवल की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। चलिए, आहार सभ्यता है। आहार सभ्यता क्या है भाई? तो एक है धीरज लाल संकालिया, उसने इसे बनास संस्कृति का भी नाम दिया है। यानी आहार सभ्यता का दूसरा नाम क्या हो गया? बनास संस्कृति। अगर बनास संस्कृति बोले या आहार संस्कृति, दोनों का मतलब एक ही हो गया। जैसे कुछ लोगों के 2 नाम होते हैं। इसके अलावे ये तो हो गया मॉडर्न, जब इनका रिसर्च हुआ, इन पर उत्खनन हुआ, तब आहार सभ्यता, तब बनास सभ्यता, है ना, इसका नाम आया। लेकिन कुछ प्राचीन नाम भी थे इनके, पुराने नाम। इनके उत्खनन से भी पहले इस क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर बहुत सारे इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले देखें, आघाटपुर। ये जो आहार सभ्यता है, इसको पहले क्या बोलते थे? आघाटपुर। इसे याद रखिएगा, आ से आहार है, तो उसी तरह यहाँ आघाटपुर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आघाटपुर, आघाट दुर्ग। आहार सभ्यता को आघाटपुर या आघाट दुर्ग भी कहा जाता है। ये ग्रामीण सभ्यता थी। जितनी भी सभ्यता को पढ़ेंगे सभी ग्रामीण है। तो ग्रामीण सभ्यता भी इसका प्राचीन नाम था। ताम्रवती नगरी, यहाँ पे तांबा के उपकरण बहुत मिले थे, इसलिए इसका नाम हो गया ताम्रवती नगरी, प्राचीन नाम। मृतकों का टीला, और मृतकों का टीला किसे भी कहते हैं? मोहनजोदड़ो को भी मृतकों का टीला कहते हैं। तो इसका प्राचीन नाम कितना हो गया? 5। आघाटपुर, आघाट दुर्ग, ताम्र नगरी, ग्रामीण सभ्यता और मृतकों का टीला। इसके अलावा धीरज लाल संकालिया ने इसे बनास संस्कृति कहा है, क्योंकि यह बनास नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी के किनारे यह सभ्यता है, उस नदी का ही सिचुएशन आ गया। कौन सी नदी है? नदी कौन सी है? किस नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई? तो बनास नदी। बनास नदी का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम भी है। कहीं आहर नदी है इसका नाम, तो कहीं भेड़च नदी, इसीलिए इसे आहर सभ्यता भी कहते हैं, बनास सभ्यता भी कहते हैं, कहीं कहीं भेड़च सभ्यता भी मिलेगा। जिस प्रकार गंगा नदी का अलग अलग क्षेत्रों में जब बहती है, उनके नाम में परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसका एक नाम पद्मा भी है, जब बांग्लादेश में बहती है तो यही गंगा नदी को वहाँ क्या बोलते हैं? पद्मा। तो इसी तरह जब वही सेम नदी है, ये ना बनास नदी सेम है, ये तीनों नाम आप जो देख रहे हैं, नदी एक ही है, लेकिन अलग अलग इसका नाम अलग अलग क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण दिया गया है। तो इसका नाम भी इस संस्कृति का अलग अलग हो गया। आहार सभ्यता कहीं मिलेगा, कहीं भेड़च सभ्यता, कहीं बनास सभ्यता, है ना। प्राचीन 5 नाम तो आप देखे ही, उन सबको आपको याद रखना है।
आहर संस्कृति का उत्खनन जो है सर्वप्रथम यहाँ पे जो खुदाई हुआ 1953 ईस्वी में हुआ। आहर सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम कब हुआ? 1953 ईस्वी में। किसने किया? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। याद रखिएगा, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका उत्खनन कार्य सबसे पहले किया था। अगर इनका समय काल देखा जाए इस सभ्यता का, तो 400 ईसा पूर्व की एक 400 ईसा पूर्व की एक ग्रामीण संस्कृति थी यह, और यहाँ 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगर इसके प्राचीनता की बात करें, कितनी पुरानी सभ्यता थी, तो ये 4000 ईसा पूर्व की थी। 4000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी, मतलब कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पैरेलल की ही सभ्यता थी। लेकिन यहाँ पर ताम्र उपकरण कब से मिलने हुए? 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच यहाँ पे ताम्र उपकरण मिलने हुए, और यह ताम्र पाषाण या ताम्र युगीन संस्कृति के नाम से विकसित हो गई। और कह सकते हैं यहाँ पर जो ताम्र युगीन काल है वो 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच का है। लेकिन ओवरऑल प्राचीन कितना है? 4000 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। अब आहर सभ्यता के स्तर को देखते हैं। आपको पता होगा किसी भी सभ्यता की जब खुदाई होती है अलग अलग स्तरों में, जैसे कि मान लीजिए ये लेयर है मिट्टी का, ये लेयर है मिट्टी का, तो सबसे पहले ऊपर के लेयर की खुदाई होती है। मान लीजिए इसकी खुदाई हो गई, सेकेंड लेयर में फिर इसकी खुदाई होती है, इसकी खुदाई हुई, थर्ड लेयर ये बचा, अब यहाँ पर इसकी खुदाई हुई। इसी प्रकार लेयर लेयर खुदाई होता है। तो आहर सभ्यता का जो स्तर है, लेयर है, वो 3 है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर। तो सभी स्तरों के बारे में, सभी लेयर्स के बारे में लोग बात करेंगे, किस लेयर्स में क्या मिले हैं, और उनकी आधार पर इनकी कुछ विशेषताओं को भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले प्रथम स्तर को देखते हैं, जो इनका स्तर है उत्खनन में। प्रथम स्तर की खुदाई में क्या मिला? मिट्टी से बनी चीज़ें मिली और स्फटिक पत्थर के कुछ टुकड़े मिले। प्रथम स्तर यानी सबसे ऊपरी स्तर की जब खुदाई की गई तो क्या मिला? मिट्टी से बनी चीज़ें, अधिकतर बर्तन, उपकरण है ना, घरेलू सामान जो भी है वो मिला। तो मिट्टी से बने हुए अधिकतर चीज़ें थी, और कुछ स्फटिक पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं। दूसरा जो इनका स्तर था, दूसरा स्तर, यहाँ पे तांबा मिलना स्टार्ट हुआ। तांबा और कांसा युक्त जो कहते हैं सामग्रियाँ मिलने आरंभ हुई। इसीलिए इस स्तर की खुदाई से ताम्र कांस युग एवं लो युग के औजार एवं उपकरण मिले हैं। ताम्र और कांसा का मिला, इसके साथ से कुछ लोहे के भी उपकरण और औजार इस काल में मिले जब द्वितीय स्तर की खुदाई हुई। तृतीय स्तर की खुदाई में तो बहुत ही ज़्यादा ताम्र उपकरण मिले, और सबसे बड़ी बात है कि ये पता चला कि यहाँ के लोगों का मुख्य जो कह सकते हैं उद्योग था वह तांबा गलाना था। ये तांबा गलाने की तकनीक से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, इसीलिए वो तांबे के बहुत प्रकार के औजार बनाते थे। इसीलिए तो इसे ताम्रयुगीन संस्कृति में हम लोग शामिल करते हैं। और यहाँ तांबों को गलाकर अलग अलग आकार देकर बहुत सारे औजार उपकरण बनाए जाते थे। कुछ विशेषताओं को देखें, इनके उत्खनन से जो पता चला है कि यहाँ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम था, यानी जल संरक्षण प्रणाली थी। जल को संरक्षित रखने के किस प्रकार रखा जाए उस विधि से परिचित थे। खेती होती थी, ग्रामीण सभ्यता थी। मुख्य फसल क्या थी? गेहूँ, चावल और ज्वार मुख्य फसल था। इसके उत्खनन से यह भी पता चला है यह शहर 8 बार उजड़ा है, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो। इसके कारण पूरा जो सब ये शहर है, शहर तो नहीं, ग्राम बोलेंगे, ये जो ग्राम है, ये 8 बार यहाँ के लोगों को भागना पड़ा, फिर आकर वो बसे। जिस प्रकार आप देखते होंगे बिहार में कुछ लोग जो नदियों के किनारे घर होते हैं वो उसको खाली करा दिया जाता है, फिर वो बाढ़ के बाद आते हैं और बसते हैं। इस प्रकार यहाँ पे पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो जाती थी, और फिर आके वो लोग बसा करते थे। और उत्खनन से इस पता चला कि यह लगभग 8 बार ये सभ्यता उजड़ी है और फिर यहाँ पे विकसित हुई है। लोगों ने फिर से यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया है। इनकी विशेषताओं में अगला है, यहाँ के उत्खनन से 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें भी मिली है। 3 यूनानी मुद्राएं और 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहर। यूनानी मुद्राएं भी मिली है और यूनानी मोहर भी मिली है। इससे क्या पता चलता है?
इसका विदेशी व्यापार भी होता था, विदेशों से भी संबंध था। इसके साथ ही यूनानी देवता है ना, यूनानी देवता अपोलो की भी यहाँ पर कह सकते हैं चित्र मिली है। किसमें मिली है? एक मुद्रा पर, एक मुद्रा है जिस पर यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है, और उसमें यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है, और उसके एक तरफ एक और उस जो मुद्रा है उसके एक तरफ त्रिशूल की आकृति बनी है, और दूसरी ओर तीर और तर्कस के साथ यूनानी देवता अपोलो अंकित है। यानी जो मुद्रा मिली है उसमें किस भाषा में लिखी हुई है? यूनानी भाषा में, और यूनानी भाषा में कुछ बातें लिखी हुई है, लेख लिखी हुई है, और उस मुद्रा के एक साइड में क्या है? त्रिशूल का चित्र अंकित है, और दूसरी तरफ तीर और तर्कस लिए हुए यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित है। यानी यूनान के साथ इस सभ्यता के संबंध थे, चाहे व्यापार व्यवसाय के माध्यम से हो, रहा था घनिष्ठ संबंध। अगला है गिलुंड सभ्यता। दूसरी सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यता, उसको हम लोग कहते हैं गिलुंड सभ्यता। इस सभ्यता की खोज 1957 से 58 ईस्वी के बीच बीबी लाल के द्वारा की गई। याद रखिएगा, गिलुंड सभ्यता की खोज किसने की? बीबी लाल, 1957 से 58 के बीच। इस स्थल का दोबारा उत्खनन भी हुआ, और दोबारा जब उत्खनन हुआ उसमें वी.एस. शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी के द्वारा की गई। सेकेंड टाइम जब यहाँ पे उत्खनन का कार्य हुआ तो किसने किया? वी.एस. शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी, इन दोनों ने मिलकर किया। पहले किसने किया? बीबी लाल ने। तीनों का नाम याद रखें, वी लाल, वी.एस. शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी मुख्य रूप से इस सभ्यता में थे, उत्खनन कार्य से जुड़े हुए। इस सभ्यता का दूसरा नाम है राजसमंद सभ्यता। यानी गिलुंड सभ्यता का दूसरा नाम क्या हो गया? राजसमंद सभ्यता। यहाँ पर आपको उतना नाम नहीं है जिस प्रकार आहड़ सभ्यता में आपने बहुत सारे 5 प्राचीन नाम देखे और भी अन्य नाम देखे, यहाँ पे उतना नाम नहीं है। बस एक याद रखिएगा, गिलुंड सभ्यता का दूसरा जो नाम है वो हमारा राजसमंद सभ्यता, एक ही नाम है, और फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। गिलुंड आहड़ सभ्यता का स्थानीय केंद्र माना जाता है। मुख्य सभ्यता तो आहड़ थी, तो गिलुंड सभ्यता जो थी उसका स्थानीय लोकल कथक केंद्र माना जाता था। स्थानीय केंद्र मानता था किसको? गिलुंड। गिलुंड को आहड़ सभ्यता का स्थानीय केंद्र मान। आपसे पूछा जाएगा किसे आहड़ सभ्यता का स्थानीय केंद्र माना जाता था, तो वो तो केंद्र था हमारा गिलुंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी विशेषताओं को देखेंगे कि गिलुंड सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। चलिए, विशेषताओं में गिलुंड का सबसे स्पेसिफिक जो विशेषता है, एकमात्र ताम्र पाषाणिक स्थल है जहाँ से पत्थर के फलक, पत्थर, ताम्र पाषाणिक में क्या होना चाहिए? तांबे के मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पत्थर के फलक और उद्योग के भवनों में पकी ईंट के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर पत्थर के फलक और पकी ईंट के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र ताम्र पाषाणिक स्थल है जहाँ से पत्थर और पकी ईंट के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो मृदभांड मिले हैं उसमें हरिण यानी हिरन, ये वाला ना होगा, वहाँ पे हिरन यानी हरिण और मयूर के चित्र का भी अंकन मिला है। मृदभांडों पर चित्रकारी भी की जाती थी, और कौन से 2 जानवरों की चित्रकारी की गई थी? वो था हरिण और मयूर। अगला है बालाथल। बालाथल सभ्यता, इसका जो खुदाई हुआ था 1953 में। बालाथल सभ्यता का जो खुदाई हुआ था 1993 में किसने किया था? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। तो बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? वीरेंद्र नाथ मिश्र। कहीं कहीं आपको वी.एन. मिश्र भी मिलेगा, शॉर्टकट वी.एन. ऐसे मिलेगा, वी.एन. मिश्र। समझ जाएंगे कि वीरेंद्र नाथ मिश्र का ही ये शॉर्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले बालाथल का खुदाई कब हुआ? 1993 में। किसने किया? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। यह कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर जिले में और वल्लभ नगर तहसील में है। बालाथल कहाँ है? उदयपुर जिले के वल्लभ नगर तहसील में। और किस नदी के किनारे है? तो बनास नदी के किनारे। अब बालाथल सभ्यता की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या मिला है? 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है, जहाँ पे 11 कमरे हैं। बहुत बड़ा विशाल भवन मिला है। कितने कमरे? 11। यहाँ पर मानव कंकाल भी मिले हैं, और जिसे भारत में जो मानव कंकाल मिला है उसको देखने से पता चलता है कि इसे कुष्ठ रोग हुआ था,
और तभी इसकी मृत्यु हुई थी। जो मानव कंकाल मिला है, ऐसा लगता है कि कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति की मानव कंकाल है, इसीलिए भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बालाथल से। यह मानव कंकाल जो मिला है वह कुष्ठ रोगी का मानव कंकाल था। आगे बढ़ते हैं, अन्य विशेषताओं को देखते हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं बालाथल सभ्यता की। यहाँ पर जो है कृषि, बालाथल सभ्यता की और विशेषता है यहाँ के लोगों का कृषि, पशुपालन और शिकार। तीन चीज, कृषि, पशुपालन और शिकार यहाँ के लोगों के आजीविका का मुख्य साधन था। इसके अलावा जो फसल होता था गेहूं, मूंग और सरसों। गेहूं, मूंग और सरसों यहाँ की मुख्य फसल थी। बैल और कुत्ते की मृण मूर्तियां मिली है, बैल और कुत्ते की मृण मूर्तियां, है ना। मिट्टी की मूर्तियां किसकी मिली है, बैल और कुत्ते की, बालाथल से मिली है। लोहा गलाने के 5 भट्टियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ के लोग यानी लोहा को भी, जैसे तांबा गलाते थे तो लोहा को भी गलाना जानते थे, और लोहा गलाने के 5 भट्टियाँ के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। नलकूप के भी प्रमाण मिले हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नलकूप के प्रमाण कहाँ से मिले, बालाथल से। लोहा गलाने के लिए 5 भट्टियाँ कहाँ से मिली है, वो भी बालाथल से। बैल और कुत्ते की मूर्तियाँ बालाथल से। बालाथल की मुख्य फसलें गेहूँ, मूंग और सरसों थी। तो आज के क्लासेस में इतने ही सभ्यताओं को हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा आप पढ़ेंगे फिर आपको याद भी नहीं होगा। मैं कम कम लेके चल रहा हूँ ताकि आपको याद करने में भी परेशानी ना हो। आप पर डे आज की क्लासेस को आज ही कर सकते हैं ना, खाना पीना पचाना, तो आज ही इसको डाइजेस्ट कर लेना है। मैंने कम ही दिया है, एक तरह से ब्रेकफास्ट टाइप से दिया मैंने, और बड़े ही आसान से आपको डाइजेस्ट भी हो जाएगा। दिमाग से डाइजेस्ट करना, पेट से नहीं। पेट से खाना डाइजेस्ट करते हैं हम लोग, इसे दिमाग में डाइजेस्ट कर लेना है और अच्छे से इसे आज का आज ही याद कर लेना है। और बीच में जैसे पूरा सभ्यता जब कंप्लीट हो जाएगा, राजस्थान के सभी कल्चर्स को हम लोग देख लेंगे, रीजनल कल्चर्स को, इसके बाद स्टार्ट कर देंगे इसका सेट। आपको इससे रिलेटेड प्रश्न भी दूंगा ताकि आप खुद को जज कर सकें कि आप याद करके कितना खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आज के क्लासेस में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आपने भी अगर URPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का फॉर्म भरा है तब हमारे साथ जुड़कर तैयारी करें, और पेपर 1 में 45, पेपर थर्ड में आप 45+ मार्क्स लाएं, ये आप सभी को मैं गारंटी दिलाता हूँ। साथ ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, तब ना मेरे दोस्तों आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेगी, तब ना आप क्लासेस को देख पाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे टू ऑल।